Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th IT students and we are going to practice questions from the unit Fundamentals of Java Programming for Term 2 exam. So let's begin. First question is define Java IDEs. So we should know the full form of IDE, that is Integrated Development Environment. And what is Java Integrated Development Environment? Java IDE comes equipped with a text editor. तो जो भी Java IDE like we are using Java NetBeans, तो NetBeans भी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें कि टेक्स्ट एडिटर है और जावा कंपाइलर दोनों ही अवेलेबल हैं, thus simplifying writing, compiling and executing जावा प्रोग्राम्स. तो जावा आई क्या होता है कि हमें टेक्स्ट एडिटर, जावा इंटरप्रेटर और जावा कंपाइलर सब एक साथ में मिलता है, जिसके थ्रू हम इजीली जावा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Next question, why comments are useful? So comments are especially useful in the real world, means कि when we are working on a project और हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें, तो प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को लिखेगा, ऐसे ही टेस्ट कोई और करेगा, देन मेंटेनेंस कोई और करेगा. सो इतने सारे पर्सन सेम प्रोजेक्ट पे, सेम प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं. सो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो देना बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत यूज़फुल होता है. सो कमेंट्स आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग द रीडेबिलिटी ऑफ कोड. तो अगर आपने कमेंट्स के थ्रू अपने कोड को बीच बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा इंसान आपके कोड को रीड करेगा उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोड. एंड आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर व्हेन कंपाइलिंग अ फाइल. और कमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, दे आर नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर. Now, how can you write comments in a program? Comments in a Java program are written in the following two ways. One is by beginning two consecutive forward slashes, and another is by using this symbol, that is slash and then asterisk. इसके बीच में हम क्या करते हैं, आपका comment लिखते हैं. So this is mainly used for multi-line comments and this is used for single line comment. Next question, write difference between system.out.println and system.out.print. So system.out.println statement will print the argument on the screen followed by a new line, causing the subsequent line to be printed on the next line. So जब आप system.out.println लिखते हैं तो क्या होता है, जो भी इसके बीच में आपने स्टेटमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंट दिया है इस फंक्शन में println में, वो आपका प्रिंट होगा और आपकी जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, यानी कि जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा दैट विल बी इन द नेक्स्ट लाइन. जबकि आप जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका प्रिंट होता है बट उसके बाद न्यू लाइन नहीं प्रिंट होती है, यानी कि आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है. सो आप नेक्स्ट जो भी प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट विल बी प्रिंटेड फ्रॉम द सेम लाइन. सो ये कॉन्सेप्ट आपको फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस के लिए भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन हाई लिखा है, उसके बीच में ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन हेलो, तो प्रिंट अगर यूज़ हुआ है तो दोनों हाई एंड हेलो सेम लाइन में प्रिंट होंगे. अगर वही चीज़ प्रिंट एलन से हुई है तो क्या होगा, हाई प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में हेलो प्रिंट होगा, अगर नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट एलन करके हेलो दिया है, राइट. तो प्रिंट एलन में क्या होता है, आपका जो भी नेक्स्ट आउटपुट होगा दैट विल बी प्रिंटेड इन द न्यू लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Since Java program is a collection of objects that interact with other objects to solve a problem. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, प्रोसीजर पे फोकस नहीं करते, फंक्शंस पे फोकस नहीं करते. हम पहले ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स चाहिए, फिर उनके डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. सो जावा प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रोग्राम. ईच ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ अ
instance of any class. So that's why Java is an object oriented programming language. Next is why are data members of a class are like global variable. Global variables क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कहीं से भी हम जिन्हें एक्सेस कर सकते हैं. लाइक लोकल वेरिएबल क्या होता है? अगर हमने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है, उस फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ हो सकता अगर हमने उस फंक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया है. बट ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अगर हमने उसे आउट ऑफ द फंक्शंस किया है डिक्लेयर तो हम उसे किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे ही डेटा मेंबर ऑफ क्लास जो होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल क्यों होते हैं या उनको ग्लोबल वेरिएबल की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है? क्योंकि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड मेंबर, उस क्लास के किसी भी मेथड मेंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. दैट्स वाई दे आर लाइक ग्लोबल वेरिएबल. तो यानी कि हमने क्लास का डेटा मेंबर डिफाइन किया है, अब उसे कोई भी फंक्शन, उस क्लास का कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने क्लास स्टूडेंट ली है और उसका जो मेथड मेंबर है वो मार्क्स है, तो अब मैं उसे किसी भी फंक्शन में, किसी भी मेथड, इसी क्लास स्टूडेंट क्लास के किसी भी मेथड में, वेदर इट इज़ परसेंटेज, वेदर इट इज़ अटेंडेंस या रिपोर्ट कार्ड, कोई भी फंक्शन हो उसमें क्या कर सकती हूँ? उस मार्क्स वेरिएबल को यूज़ कर सकती हूँ. सो दैट्स वाई मेथड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज ग्लोबल वेरिएबल्स. Next is what is wrapper class and you have to explain it through an example. So wrapper class क्या होती है? It wraps the primitive data type. Primitive data type क्या होता है? Like int, char. इन primitive data types को क्या करती है? It wraps into an object of that class. तो like integer class है, integer class है जो कि क्या कर रही है? primitive data type को wrap कर रही है. राइट तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है इंटीजर रैपर क्लास होल्ड्स एंड इंट वेरिएबल. तो यहाँ पे इंटीजर जो है ये रैपर क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. बी इज़ द ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा है? इस 50 वैल्यू को रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है. लाइक यहाँ पे 50 एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी ये वैल्यू 50, और इसको जो बी ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है. जबकि अगर हम यहाँ पे इंट सी देखें तो ये क्या है? डेटा टाइप है. इट मीन्स एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी एक्सेस्ड, इनका सम होगा, a प्लस बी का सम होगा एंड इस मेमोरी लोकेशन में, और इस मेमोरी लोकेशन का डायरेक्टली जो नेम होगा दैट विल बी सी. तो जब हम इंट सी लिख रहे हैं तो क्या होगा? उस टाइम पे सीधे उस मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू स्टोर होगी. जबकि हम इंटीजर b इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50 लिख रहे हैं, इट मीन्स इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि इस मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है. और इस केस में अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज़ इंट वैल्यू. तो ये हम रैपर क्लास वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिटेल में इसको समझने के लिए वॉच दैट वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. राइट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग. ओके, वी हैव टू राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड. स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देन माई स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें कि आपने हेलो वर्ड स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्टोर की है. हेलो स्पेस वर्ड, तो यहाँ पे स्पेस भी है, सो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस स्पेस. यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, देखिए यहाँ पे प्रिंट एल एन है तो इस वजह से क्या होगा? जो भी नेक्स्ट आउटपुट होगा दैट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. माई स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद आर एल डी, तो अगर आपकी जो स्ट्रिंग है अगर वो क्या कर रही है? आर एल डी से एंड हो रही है, यानी कि उसके एंड में ये सब स्ट्रिंग है तो रिजल्ट आएगा ट्रू. अगर नहीं एंड हो रही है देन रिजल्ट विल बी फॉल्स. सो वी कैन सी कि हमारी स्ट्रिंग जो है आर एल डी से एंड हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग यू ट्रू आउटपुट. नेक्स्ट इज माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ आर एल डी, तो ये जो सब स्ट्रिंग पहले बार जहाँ पे भी अकर होगी आर एल डी पूरा, जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम इसकी अकरेंस होगी वो इंडेक्स यहाँ पे आउटपुट में आएगा. सो लाइक हेयर इज़ 0 1 2 3 4. Fifth is for this fifth index, index 5 is for space, 6 7 8. तो फर्स्ट अक्रेंस आर एल डी की कहाँ पे हुई है? 8th इंडेक्स में, दैट्स वाई आउटपुट इज़ 8 फॉर दिस लाइन. नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, तो रिप्लेस क्या करता है? जो भी आपकी सब स्ट्रिंग होगी हेलो को यहाँ पे ये न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो स्ट्रिंग जो प्रेजेंट है, और ये क्या होगा?
इस ये न्यू स्ट्रिंग है विच शुड बी रिप्लेस्ड हियर. सो हाई हेलो वर्ड की जगह क्या हो जाएगा, हाई स्पेस वर्ड. नेक्स्ट इज राइट अ वाइल लूप दैट डिस्प्लेज ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10. तो आपको सारे लूप्स के सिंटैक्स लर्न होने चाहिए, चाहे वो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, इवन स्विच स्टेटमेंट, मतलब जितने भी आपको जो भी मेथड दिए हुए हैं, क्लास दिया हुआ है, इन सब के सिंटैक्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे रैंडम जो भी प्रोग्राम आएगा वो कर सकते हैं. सो हेयर वी हैव टू राइट वाइल लूप. तो हमें पता होना चाहिए कि वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं. तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल हमने नंबर लिया है, आप एन भी ले सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं. इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, आई से. सो हमने वाइल लूप से पहले इनिशियलाइजेशन होता है इसमें, इंट नंबर इक्वल्स टू 1, देन सेमी कोलन, देन वाइल लूप स्टार्ट. और वाइल लूप के ब्रैकेट्स में क्या होती है आपकी कंडीशन. तो कंडीशन कहाँ तक जाना चाहिए आपका वेरिएबल, 10 तक. सो लेस देन इक्वल टू 10. यहाँ पे इसका ब्लॉक, इसकी लूप बॉडी स्टार्ट हुई. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली प्रिंट द नंबर. जो हमें क्या चाहिए, 1 3 5. सो हमें ऐसे करके पूरा 10 तक चाहिए, 1 3 5 7 9. अब 10 से बढ़ा नहीं चाहिए. सो हेयर वी हैव टू प्रिंट नंबर. अब नंबर कितने से अपडेट होनी है वैल्यू, 1 के बाद 3 आना है, यानी कि +2. सो हमारा जो अपडेशन है दैट शुड बी नंबर इक्वल्स टू नंबर +2 एंड वी विल क्लोज द वाइल लूप. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच. सो स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत होती है, सो दैट स्विच स्टेटमेंट जो क्या हो उससे बाहर आ जाए. कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम शुड कम आउट ऑफ द स्विच केस. सो यहाँ पे देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस. हमें हर केस के बाद ब्रेक क्यों लगाना पड़ता है, मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट्स में हर केस के बाद ब्रेक लगाते हैं. टर्मिनेट्स द स्विच एंड कॉजेज एग्जीक्यूशन टू कंटिन्यू टू द स्टेटमेंट आफ्टर द स्विच. तो जो ये ब्रेक होता है ये क्या करता है, स्विच को ब्रेक करके कहाँ ले आता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. स्विच के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसमें ले आएगा आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. सो अगर इन केस यहाँ पे ब्रेक मिसिंग होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा. अगर मैच हो गया मीन्स केस मैच हो गया, आपका स्विच केस मैच हुआ और यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो आपको पता है कि ये एग्जीक्यूट होगा, देन नेक्स्ट वाला भी एग्जीक्यूट होगा. और एग्जीक्यूशन तब तक का कंटिन्यू रहेगा जब तक ब्रेक काउंटर ना हो जाए, ब्रेक ना मिल जाए उसे. सो हेयर ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस ग्रुप टर्मिनेट द स्विच. तो हर एक ब्रेक जो है केस के बाद जो भी होता है ये करता है टर्मिनेट कर देता है स्विच को. एंड कॉजेज एग्जीक्यूशन, और जो है एग्जीक्यूशन आपका कंटिन्यू रहता है कहाँ पे, उस स्टेटमेंट में जो स्विच के बाद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाना है तो एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं. इन केस टुडे अगर हमारा 1 होगा, टुडे इक्वल्स टू 1 अगर हमें दिया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा. डे जो है डे को मंडे वैल्यू असाइन हो जाएगी और यहाँ पे मंडे प्रिंट हो जाएगा. अगर आपका केस 5 दिया है तो देखिए केस 5 कोई है नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला आपका असाइन हो जाता है, डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होता है. तो वेडनेसडे विल बी असाइन टू डे एंड फिर ब्रेक हो जाएगा और डे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, वेडनेसडे. सो इस तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. So this much in this video. I hope this video is going to help you in the revision of IT unit fundamentals of Java programming. If you have found this video helpful तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. And I'm trying to make more and more videos for the revision of this subject. So all the best for your term 2 exams and thank you for watching this video.